तो दिस इज लेक्चर 8। लेक्चर 7 आई नो काफ़ी बड़ा था, और वो कोर लेक्चर था जो कि गवर्नेंस की थ्योरीज के ऊपर था। सो नाउ दिस इज लेक्चर 8। इस लेक्चर 8 के बारे में हम देखेंगे कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म आए, ज़रूरत क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं। राइट। सो उसके लिए सबसे पहले हमने देखना होगा कि एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशन का कोई एक रोल होता है। तो जो भी रियासत के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी सर्टन डोमेन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं कि भाई आपका जो एखतियार है, आपकी वो क्लियर डिमार्केशंस ऑफ बाउंड्री होनी चाहिए। क्योंकि जो आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहाँ पे एक हेल्दी सिस्टम चलता है, वहाँ पे जो आपके गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपनी सर्टेन स्पेसिफिक डोमेन में काम करते हैं। ठीक है। और जो आपकी रूलिंग एलीट होती है वो आपकी लेजिस्लेचर से आती है, इलेक्ट होकर लोग आते हैं जो आपकी असेंबलीज के अंदर बैठे होते हैं। राइट। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला कुछ मुल्कों के अंदर, कुछ मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज एब्सेंस ऑफ क्लियर डिमार्केशंस ऑफ बाउंड्री ड्यूरिंग बिटवीन द वेरियस इंस्टीट्यूशंस। राइट। और आप इस चीज़ को अच्छे से समझ भी सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, वी से कि कुछ सिस्टम या कुछ इंस्टीट्यूशन ने हाईजेक किया होता है आपके निज़ाम को। ठीक है। वो इस वजह से कि वो एब्सेंस ऑफ डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री। ठीक है। तो फिर होता ये है कि जब आज़ादी मिलती है आपके मुल्क को, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक साल के अंदर आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप लाइक कायदे आज़म एंड लियाकत अली खान, वो तो डेथ हो जाती है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक आपका कॉन्टिन्यूस इशू बन जाता है इस मुल्क के अंदर। तो उससे ये होता है कि जो आपकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप हो ही नहीं पाते, उनको अलाउ ही नहीं होता कि वो डेवलप करें। और इसी लेक ऑफ डेवलपमेंट या पॉलिटिकल कल्चरल या जो भी वैक्यूम होता है पावर का, वो बाकी इदारे जो होते हैं जो नॉन पॉलिटिकल होते हैं वो उन्हें हाईजेक करना या वैक्यूम फिल करना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं कि हम इनहेरिट करते हैं जी सिविल ब्यूरोक्रेसी, जो कि आपकी जो यूके ने या ब्रिटिश राज ने दी होती है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, जो बड़ी स्ट्रांग होती है, जो खुद को नोबल या एलीट क्लास कहते हैं, वो हम हायर करते हैं या हमें वो मिलती है पाकिस्तान को। फिर हमें मिलिट्री स्ट्रांग मिल जाती है। तो ये जो सिविल सर्विस के इदारे या मिलिट्री होते हैं, ये एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं कि जो वैक्यूम होता है उसे ग्रेजुअली फिल करना शुरू कर देते हैं, जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप छोड़ देती है। राइट। आप देखते हैं कि जी पहला मार्शल लॉ लग जाता है मुल्क के अंदर। पहला मार्शल लॉ लगता है तो वो एक बुनियाद डाल देता है कि भाई सिस्टम के अंदर सिस्टम का डॉन या सिस्टम का बड़ा चौधरी कौन है। ठीक। इन द फॉर्म ऑफ सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इनका रूल कॉन्टिन्यूस रहता है। तो ये मिलके आपकी पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। तब से लेके दे हैव बीन द सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियंस ऑफ द स्टेट। राइट। फिर आ जाती है बात आपकी डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट की, कि हुकूमत बैठती है, हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता है। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ही टूटी फूटी होती हैं, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं। एक आइडिया जो मुस्लिम नेशनलिज्म का होता है कि जी मुस्लिम आर मुस्लिम नेशनलिटी के, हम कौम परस्त हैं, मुस्लिम परस्त हैं। फिर रीजनल आइडेंटिटीज का इशू, तो फिर वो क्या करता है कि सिस्टम के अंदर फर्दर गेप्स या लूपहोल्स क्रिएट कर देता है। और इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं वल्नरेबिलिटीज का फ़ायदा उठा के आपकी जो रूलिंग एलीट्स लाइक द ब्यूरोक्रेटिक या मिलिट्री एलीट, वो सिस्टम को टेक ओवर करते हैं। फिर होता भी है कि जो आपके रीजनल या इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं उन्हें ये सूट भी करता है कि कहाँ पॉलिटिशियंस को बैठ के आप मनाओगे। आपके पास एक ही लीडर होगा, 4 स्टार, या कोई चीफ सेक्रेटरी होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, या ब्यूरोक्रेसी का कोई बंदा होगा, तो आप किसी एक बंदे को पकड़ के आप अपना काम निकलवा सकते हो। तो आपकी जो रीजनल या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या फैक्टर्स होते हैं उन्हें भी ये चीज़ हेल्प करती है कि उधर वो अपना इन्फ्लुएंस कर सकें टू कंसोलिडेट देयर पावर। राइट। फिर एक तारीख देखी जाए तो हम देखते हैं 1951 से 57 तक ब्यूरोक्रेसी का रूल रहा। 57 टू 61 वी सी द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। वी सी 1973 से 1977 तक भुट्टो साहब का रूल रहा, दैट वाज अ सिविल रूल। 77 से 88 तक अगेन वी सी जियाउल हक साहब का दौर रहा। ठीक है। जियाउल हक साहब ने इस्लामाइजेशन की, कुछ सिविल इख्तियारात दिए, बट अगेन इस्लामाइजेशन का दौर था, आर्मी की इंटरफेरेंस थी। 89 से 99 से फिर आपकी सिविल दौर आया, सक्सेसिव गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, एंड देन नवाज शरीफ, एंड देन नवाज शरीफ को
हटा के अगेन मुशर्रफ साहब आ गए और मुशर्रफ साहब ने अपने खुद के तरीके के इलेक्शन वगैरह करवा के पावर कंसोलिडेट किया। राइट। सो वी सी के इस पूरे टेन्योर के अंदर किसका रूल ज़्यादा रहा है। अब आ जाएं सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की तरफ। वी सी के सिविल सर्विसेज रिफॉर्म आए 1973। तो पहले 1973 से पहले का सिस्टम और 1973 में सिविल सर्विस रिफॉर्म के बाद का, जिसके दौर में सिस्टम 1973 के बीच में एक सिविलियन गवर्नमेंट थी। वो गवर्नमेंट थी मिस्टर भुट्टो साहब की, जुल्फकार अली भुट्टो। ठीक है। जो 17 3 में 1973 में सिविल सर्विस रिफॉर्म आया तो वहाँ से आपका जो ये सीटीपी का सिस्टम ये शुरू हो गया, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। राइट। आपका इस सिविल सर्विसेज रिफॉर्म में कुछ चेंजेस आए। दोज चेंजेस इंक्लूड यूनिफाइड पे स्केल के, सबकी पे बराबर होगी ब्यूरोक्रेट्स की। एक ज्वाइंट प्री सर्विसेज ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसे कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल ब्यूरोक्रेट्स कहेंगे किसी भी ग्रुप को। फिर लेटरल रिक्रूटमेंट भी होगी कि इदारे के अंदर अपने बंदे भी रिक्रूट किए जाएंगे, मतलब एक इंस्टीट्यूशन खुद भी बंदे भर्ती कर रहा है, नॉट जस्ट दिस ब्यूरोक्रेसी। राइट। फिर हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी भी होगी कि एक ग्रुप का बंदा दूसरे ग्रुप में जा सकता है। राइट। पीएसपी, एफएसपी, तो इंटर डिपार्टमेंट मोबिलिटी भी होगी। राइट। इंटर डिपार्टमेंटल मोबिलिटी भी होगी। फिर जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें पहले कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होगी कि एक बार आप इंडक्ट हो गए तो आप परमानेंट हो गए। अब प्रोबेशन वाला सिस्टम है कि फॉर सर्टेन टाइम दे हैव टू डू द प्रोबेशनरी जॉब फॉर 2 इयर्स और 3 इयर्स। देन जब प्रोबेशन पूरा होता है देन आपको आपकी सर्विसेज परमानेंट हो जाती हैं। राइट। इससे फर्क ये पड़ा कि आपकी जो सिविल सर्विसेज है वो उसकी डोमिनेंस थोड़ी कमज़ोर हो गई। ठीक है। जो 73 से थे वो कुछ ज़्यादा एलीट क्लास समझते थे अपने आप को, डोमिनेंट थे। लेकिन इसका एक नुकसान ये हुआ कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर वो बढ़ता गया या बढ़ता चला आ गया। ठीक। अब ये आ जाती है कोड ऑफ एथिक्स की बात। व्हेन वी टॉक अबाउट कोड ऑफ एथिक्स वी से कि इट इज अ विजन ऑफ एक्सेलेंस ऑफ व्हाट इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी शुड बी स्ट्राइविंग फॉर एंड व्हाट दे कैन अचीव। ठीक है। तो आपकी सोसाइटी के अंदर एक वो सिस्टम जो एथिक बेस्ड या एथिक कंप्लायंस सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। जो जिसकी कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि जो आपकी सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेसी की फाउंडेशन रहेंगी। ठीक है। कि आपके पास एक टीओआर, टर्म ऑफ रेफरेंस हो, जो आपके बिहेवियर को गाइड करें। आपके जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो काम करें जो कि राइट थिंग्स फॉर द राइट रीजन हो। ठीक है। कोई इलीगल या इमोरल एक्टिविटी ना होनी चाहिए। ठीक। इससे किसी एक की भी मॉरल ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है। आपकी जो अखलाकियात हैं वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, ना जानी चाहिए। और दीज वुड नॉट बी जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, बट ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और वैल्यू होंगी जो पब्लिक सर्विस में स्टैंड करेंगी और लोगों के बिहेवियर या कंडक्ट को सीधा करेंगी। ठीक है। यही प्रिंसिपल और वैल्यूज आपके कोड ऑफ एथिक्स के अंदर एम्बेडेड होंगी, इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली, वाज़े तौर पर हर चीज़ उसके अंदर होगी। ठीक है। तो आपके जो पब्लिक कोड ऑफ एथिक्स होंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेशली होते हैं वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपकी पब्लिक सर्विस के अंदर। कि आपकी पब्लिक सर्विस एक्चुअली होती क्या है कि आपकी जो रियासत के पास रिसोर्सेज हैं वो प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आवाम तक पहुंचाना। ठीक है। तो आपके पास एक मॉरलिटी बेस्ड कोड ऑफ एथिक्स होगा, तभी आप चीज़ों को इन अ राइट थिंग फॉर द राइट रीजन कर सकेंगे। राइट। तो इन सब चीज़ों का अगर हम क्रक्स निकालें तो व्हाट वी नीड, इंटेग्रिटी बेस्ड सिस्टम होने चाहिए कि सालमियत पे नो कॉम्प्रोमाइज। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि देयर शुड बी अनबायास सिस्टम, किसी एक को फेवर ना करना चाहिए, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सिस्टम खुला डुला हो। ठीक है। और सिस्टम की इफेक्टिवनेस होनी चाहिए कि जो काम कर रहे हैं एक्चुअली वो इफेक्टिवली हो भी रहा है या नहीं। राइट। फिर आ जाती है बात कि जो पब्लिक ऑफिसेज होती हैं वो पब्लिक के भलाई के लिए होती हैं, वेलफेयर के लिए होती हैं, नॉट फॉर द प्राइवेट गेन्स कि आप वहाँ बैठ के अपनी प्राइवेट पर्सनैलिटी को या प्राइवेट चीज़ों को बूस्ट दें या फ़ायदा पहुँचाएं। तो जो इम्पार्शलिटी ऑफ सिस्टम होगी कि किसी एक की साइड नहीं लेनी, इम्पार्शल होके अनबायस्ड होके आपने काम करना है। ठीक है। आपने अपनी पब्लिक ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। और ऑब्जेक्टिविटी इस चीज को कहते हैं कि जहाँ पे आपके अपने जो राय या अपने गुस्सा या अपने इमोशंस हेटेड ना हो, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होके आपने अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर ली। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर पब्लिक का एतमाद है, पब्लिक ने आपके ऊपर एतमाद किया हुआ है। आप
and you are the public servant, right? You are there to provide public service to the public, right? You hold the trust of the public. सो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर पहले हमने इंटेग्रिटी और इंटेग्रिटी वगैरह की बात की थी। नाउ वी टॉक के कोड ऑफ एथिक्स स्टैंड्स ऑन सेल्फलेसनेस। आपने अपनी सेल्फिश होकर काम नहीं करना। इंटेग्रिटी बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन योर इंटेग्रिटी। ऑब्जेक्टिवनेस होनी चाहिए, अनबायस सिस्टम। यू शुड बी अकाउंटेबल टू एनीवन, कि भाई आप हमें अकाउंटेबल कर सकते हैं। हम चोरी नहीं करें तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हमें किस बात का डर। ओपननेस होनी चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आपको किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। एनीवन कैन कम एंड होल्ड यू अकाउंटेबल, कि हाँ जी आप बताएं, आप बता सकें। दिस इज एन एग्जाम्पल लाइक एक आप किचन रन करें, होटल बना रहे हैं, तो अगर कोई भी आना चाहे तो आप कहेंगे आज आके आप देख ले किचन के अंदर, वी आर ओपन टू यू, यू कैन सी हाउ थिंग्स आर बीइंग मेड हियर, राइट। तो इसी तरीके से सिविल सर्विसेज का सिस्टम है। ऑनेस्ट एंड लीडरशिप, राइट, यू नो अबाउट दोज टू ट्रेड्स एज वेल, कि ईमानदारी वाला सिस्टम होना चाहिए एंड लीडरशिप क्वालिटीज भी होनी चाहिए। अब जी आपकी जो कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स होती हैं वो आपके बिहेवियर को डिज़ाइन करती हैं कि कहीं भी तजाद ना आना चाहिए, करप्शन जैसे इशू ना हो, रिश्वत जैसे इशू ना हो, या इनअप्रोप्रिएट थिंग्स ना होनी चाहिए, राइट। तो आपकी एथिक्स चीज़ें बताती है आपने चीज़ें कैसे करनी है, जबकि ईथोस सेज कि आपने कौन सी चीज़ें नहीं करनी। ईथोस फोकस ऑन डोंट, कि व्हाट थिंग्स आर प्रोहिबिटेड, राइट। फिर आ जाता है कि अब सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की दोबारा ज़रूरत है या नहीं, आज के दौर देख के। तो वी से कि हाँ जी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की दोबारा ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वी नीड टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ दिस सिविल सर्विसेज, कि हमें बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है कि चीज़ें बड़ी जर्नलाइज्ड हैं। वी नीड स्पेशलाइजेशन। सो व्हाट वी सी कि हम एक एमबीबीएस डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, तो हमें नहीं पता लगता कि कौन किस ग्रुप में आके बैठ रहा है। सो वी नीड स्पेशलाइजेशन, ठीक। तो अभी देखा होगा कि सिस्टम्स आर बीइंग मेड टू रिफॉर्म, के क्लस्टर बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, कि आपकी डिग्री या आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की बेस के ऊपर आपको ग्रुप एलोकेट हो, राइट। या फिर ट्रेनिंग इस तरीके की हो कि जो स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करे रादर जनरलाइजेशन। फिर कंपनसेशन इश्यूज होते हैं कि एक ग्रुप के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ज़्यादा हैं और एक के कम हैं। फिर सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है जितने प्रिविलेजेस ज़्यादा हैं। तो ठीक है, आपने सैलरी तो यूनिफाइड कर दी, व्हाट अबाउट द पर्क्स, वो सेम नहीं है। फिर आपके परफॉर्मेंस एंड प्रमोशंस के भी इशू हैं, कि वन ग्रुप इज गेटिंग प्रमोशन मोर स्पीडी देन द पोस्टल ग्रुप और द रेलवे ग्रुप, राइट। फिर फंक्शनल इश्यूज भी होते हैं कि आपके कुछ लोग डोमिनेंट होते हैं और कुछ लोग सिस्टम के अंदर बड़े मार्जिनलाइज्ड होते हैं। तो क्या आइडियाज़ चाहिए आपको रिफॉर्म्स के लिए, उनकी अगर बात की जाए, तो आजकल के हम दौर में देख भी रहे हैं कि वन इश्यूज कम्स ऑफ द राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट। कि हमने राइट साइजिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ रिड्यूस करने हैं लोग, बट कि हमने देखना है कि एक इदारे के अंदर हाउ मेनी पीपल्स वी नीड, व्हाट इज द राइट साइज, इफ इट इज द राइट साइज और हमारे पास लोग दो हैं तो हम उसे बढ़ा भी सकते हैं। राइट साइजिंग इज नॉट जस्ट रिड्यूसिंग, इट कुड बी इंक्रीजिंग बेस्ड ऑन राइट साइजिंग, कि कितने लोग एक्चुअली हमें चाहिए। तो राइट साइजिंग आजकल वी आर लुकिंग के हो रही है। फिर आपके पास टेक्निकल एंड फंक्शनल एक्सपर्टीज भी होनी लाजमी है, कि दौर टेक्नोलॉजी की बेस पे आ रहा है, तो यू नीड एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन एंड टेक्निकलिटी, राइट। एक आपको प्रमोशनल स्ट्रक्चर चाहिए सब सर्विसेज ग्रुप के लिए, जो कि बेस्ड हो एफिशिएंसी एंड इक्विटी पे, राइट। ये नहीं कि अगर आप पीएमएस ऑफिसर हैं या पीएसपी ऑफिसर हैं तो आपको विदाउट दिस सिस्टम एफिशिएंसी इक्विटी आप आगे जा रहे हो, एक पोस्टल वाला या रेलवे वाला पीछे जा रहा है, राइट। सो यू नीड अ प्रमोशनल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सर्विसेज ग्रुप, जो कि आपकी एफिशिएंसी या इक्विटी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर होना चाहिए। उस परफॉर्मेंस के लिए यू शुड बी हैविंग केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि जो आपकी परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल को मॉनिटर या लुक करें, कि आपकी एक करेक्टर या एसीआर होनी चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस हो और उसकी बेस के ऊपर आपका प्रमोशन होना चाहिए, ठीक है। इसी केपीआई की बेस पे योर प्रमोशन एंड सैलरी इंक्रीज होना चाहिए। और आपका सिस्टम जो होना चाहिए वो प्रोडक्टिविटी की बेस पे होना चाहिए, कि वो कुछ प्रोड्यूस भी कर रहा है, कुछ फायदा भी है या नहीं है। और जो रिक्रूटमेंट हो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया, राइट, कि कॉम्पिटेंट लोग सिस्टम के अंदर आए, ठीक। फिर जो आपकी सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग है वो मोर ऑफ अ जॉब ओरिएंटेड या प्रोफेशनल बेस्ड ट्रेनिंग हो, रादर एकेडमिक स्टाइल के। ऐसा ना हो कि आपको एकेडमिक स्टाइल के अंदर पढ़ाया जाए, कि बट देयर शुड बी प्रोफेशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि आपकी जॉब के साथ अलाइन करें। तो ये एक्चुअली आइडियाज़ हैं रिफॉर्म के। एक रिफॉर्म्स आया 1973 में। सो दीज आर द आइडियाज ऑफ द रिफॉर्म्स। आजकल हम देख भी रहे हैं, सो हमें आइडिया होता है कि व्हाट गवर्नमेंट
एक्चुअली वांट टू डू और व्हाई इट शुड डू, कि जो इश्यूज हमारे अंदर सिस्टम के अंदर हैं, ऑब्वियस वी नीड कि कुछ ना कुछ इनका हल होना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी इज एक्चुअली कॉल्ड कि वो मशीन ऑफ द गवर्नमेंट होती है। तो अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो डेफिनेटली योर कंट्री विल परफॉर्म वेल।